कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है और जो बहुत ज्यादा बरसता है वो जल्दी गरजता नहीं है। ईरान के साथ एक के बाद एक बड़ा हादसा होता जा रहा है और इस बार तो इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसने ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। समंदर में ईरानी नौसेना तबाह हो गई है। क्या यह एक बड़ा हमला है? किसने ऐसा किया? तो वहीं दूसरी तरफ सूरज क्या पश्चिम से निकल कर आया है? चीन और रूस भारत के लिए मांग कर रहे हैं यूएन में परमानेंट मेंबरशिप की। अचानक ये वाला हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? जानेंगे इन खबरों को प्रूफ के साथ। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप आप देख रहे हो जिसमें ईरान दिख रहा है आपको, ये ईरान और इससे इतनी दूरी पर है इजराइल। इन दोनों की दुश्मनी जग में जाहिर है। ईरान एक के बाद एक निशाना बनता जाता है। 2019 में जहां अमेरिका में ट्रंप ने अपने शासनकाल में ईरान को बड़े बड़े झटके दिए, तो वहीं उसके बाद इजराइल भी झटके देने से बाज नहीं आ रहा है। और अब जो झटका मिला है उसमें ईरान बिल्कुल टूट गया है। ओमान की खाड़ी और इतना जो लंबा चौड़ा समंदर है, इसमें ईरान गश्त लगाता रहता है और गश्त लगाने के लिए अपने सबसे बड़े वारशिप का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है खर्ग। ये खर्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर पर्शियन गल्फ तक महीनों घूमता रहता है, पर 2019 से गल्फ ऑफ ओमान कब्रगाह बन रहा है जहाजों का। जो खर्ग है उसने ईरानी नौसेना के लिए बहुत ही फायदे का काम करा है, जो काफी सक्षम था, खास करके समंदर में दूसरे जहाजों को मदद पहुंचाने में। इसके अलावे यह भारी भारी कार्गो को उठा सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि हेलीकॉप्टर्स के लिए ये लॉन्च पॉइंट था। ये वारशिप ब्रिटेन में बना था 1977 में और ईरान की नेवी में आया था 1984 में। ईरानी नौसेना के लिए ये किसी हीरे से कम नहीं था, पर अचानक से ईरान का ये सबसे बड़ा वारशिप आग से घिर गया और बुधवार को ओमान की खाड़ी में डूब गया। डूबने का कारण कुछ भी पता नहीं चला। काफी कोशिश की गई इसे बचाने के लिए, लेकिन इसे बचा नहीं पाए। अचानक से 2:25 सुबह में इस वारशिप में आग लगी, जो ईरान के पोर्ट जास्क के नजदीक ही था, तेहरान से मात्र 790 माइल्स दूर। अचानक से उसमें सवार नाविक और चालक दल लाइफ जैकेट पहनकर कूदने लगे, क्योंकि पीछे से आग बहुत तेजी से फैल रहा था। अब ये जहां डूबा है, ये 2019 से ही कई देशों के लिए आपसी खुंदस निकालने की जगह बन गया है। दरअसल 2019 में अमेरिका का जहाज भी ऐसे ही डूबा था, लेकिन उस वक्त ईरान पर आरोप लगाने के बाद भी ईरान ये मानने को तैयार नहीं हुआ था, जबकि अमेरिका ने ये कहा था कि ये देखा गया है कि ईरान के सैनिक वहाँ पे सी माइंस निकाल रहे हैं। दरअसल सी माइंस से बड़ी आसानी से किसी भी जहाज को उड़ाया जा सकता है, खास करके वारशिप, बोट और वेसल्स के लिए दुश्मन देश समंदर के अंदर सी माइंस बिछाते हैं। अब ईरान का ये जहाज क्यों डूबा ये तो ईरान बताएगा तभी पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि 2020 से 2021 अब ये दोनों ही साल ईरान के लिए बड़ा ही मनहूस होने वाला है। 2020 में भी कई सारे हमले ईरान की जहाजों पर हुए, तो ऐसे ही कुछ हमले इजराइल के जहाजों पर भी हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है, ईरान के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। एक तो गिरती हुई अर्थव्यवस्था, ऊपर से सबसे बड़े वारशिप का इस तरीके से बर्बाद हो जाना। वैसे जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु संधि होने के आसार हैं। ऐसे में ये तो नहीं लगता है कि अमेरिका इस मामले में शामिल हो सकता है, लेकिन हाँ, इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के लिए कस्में वादे खाते हैं कि एक दूसरे को मिटा देंगे। ऐसे में इजराइल ने अगर ऐसा कुछ किया है तो ये वक्त ही बता पाएगा। ये खबर अभी सनसनी मचा रही है। वहीं दूसरी तरफ क्या आप ये मान सकते हो कि सूरज पश्चिम से उग गया है? लग तो कुछ वैसा ही रहा है। मंगलवार का दिन तो भारत के लिए ऐसा रहा है कि भारत की मन की मुराद मानो उसके सारे दुश्मन पूरा करने को तैयार है और छप्पर फाड़ के भारत को सब कुछ देने को तैयार है। पहली बात तो ब्रिक्स की मीटिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी इतने प्यार से
भारत की तरफ संवेदनशील दिख रहे थे। लग रहा था जैसे कि चीन तो बना ही है भारत के लिए। जब ये बैठक खत्म हुई तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स के ये 5 देश, इनके विदेश मंत्रियों की तरफ से एक साझा बयान दिया गया। ये साझा बयान बेहद खास है क्योंकि ये बयान बिल्कुल सब कुछ उलट पुलट कर रहा है। आपको याद होगा यूएन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण देते हुए ये कहा था कि यूएन पूरी तरीके से बेकार हो गया है। इस महामारी काल में भी यूएन ने क्या कर लिया। इस संस्था को रिफॉर्म करने की जरूरत है, पूरी तरीके से बदलाव करने की जरूरत है। और सिर्फ यूएन ही नहीं, WTO, विश्व बैंक, जितने भी बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय संगठन हैं, इन सब को अब नए हिसाब से चलना चाहिए। एक तो भारत का ये मुद्दा है जो अभी भी भारत हर मंच पर उठाता है, तो वहीं दूसरा मुद्दा भारत का ये है WTO में कि वैक्सीन पर से राइट्स हटाओ ताकि गरीब से लेकर अमीर हर देश इस वैक्सीन को बना पाए। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो कुछ दिन बाद कमा लेना, कम से कम कुछ समय के लिए तो राइट्स हटाओ। पर अब तक यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को ना ही बोला है। पर पता नहीं, रूस तो हमारा दोस्त है, चीन का कुछ अजीब सा लग रहा है। दरअसल भारत की तरफ से प्रस्तावित मुद्दों को अपने साझा बयान में खास जगह दिया गया है। पहली बार ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, WTO, विश्व बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय संगठनों में भारत के हिसाब से नए बदलाव की मांग को स्वीकार कर लिया है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हाँ, हम मानते हैं कि ये सारा कुछ बदलाव होना चाहिए। पहली बार ब्रिक्स के सारे सदस्य मिलकर एक साथ ये आवाज उठा रहे हैं। रूस चलो भारत का दोस्त है माना, लेकिन चीन तो वो है जो अड़ंगा लगाता है। इस साझा बयान में हर चीज WTO, WHO, IMF सबको बदलने की बात कह दी गई है। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर UNSC में परमानेंट मेंबरशिप के लिए रूस और चीन की हामी मिल जाती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को परमानेंट मेंबर बनने से रोकने के लिए कोई नहीं है। संयुक्त बयान में रूस और चीन ने कहा कि वे UN जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की बड़ी भूमिका सुनिश्चित करने के पक्षधर में है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी ब्रिक्स देशों ने भारत के रुख के मुताबिक ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकी संगठनों को पूरी तरह से समाप्त करने की भी बात कह दी। मतलब इस ब्रिक्स ने एक साथ भारत के कई समस्याओं को हल करने का ठेका ले लिया। अब देखो चीन अपनी बात पर कब तक कायम रहता है, ये तो UN में प्रस्ताव आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, बयान से रूस और चीन भारत की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या UN में चीन भारत के लिए समर्थन करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।